कमाल की बात है ना, 139 करोड़ की इस आबादी पर कुछ मुट्ठी भर लोग ही जमकर राज करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उनके राज करने के तरीकों में सबसे बड़ी वजह वो है जिसे हम सब भागते हैं, एंड दैट रीजन इज आर्ग्यूमेंट। हम में से ज्यादातर लोग आर्ग्यू करने से या तो भागना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, इसलिए अक्सर आर्ग्यू करने को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। पर अगर आपको हेल्दी आर्ग्यूमेंट करने की कला आ जाती है तो आप भी उन मुट्ठी भर लोगों में से एक हो सकते हैं। तो आज की हमारी बुक समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आप सीखेंगे किसी भी आर्ग्यूमेंट को डिस्कशन कैसे बनाया जाए और साथ ही अपने ओपोनेंट का दिल जीतकर उससे अपनी बात कैसे मनवाई जाए। आज आप ये भी सीखेंगे एक सही ढंग से किया गया आर्ग्यूमेंट कैसे सोसाइटी में अपनी एक खास जगह बना सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप रोजमर्रा के होने वाले छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से भी काफी फायदे लेना सीख जाएंगे। तो आइए नॉलेज के इस सुंदर सफर में एक कदम और बढ़ाते हैं। वेलकम टू सक्सेस किंगडम एंड यू आर लिसनिंग टू वेंसी। थैंक यू फॉर आर्गुइंग बाय जे हेनरिक्स। इस बुक के राइटर जे हेनरिक्स कोई आम इंसान नहीं है। ये एक एडिटर और पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। रिटोरिक को फुल टाइम के तौर पर अपनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा करियर ही बदल दिया। अब वो रिटोरिक की टेक्निक्स पर वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए थैंक्स फॉर आर्गुइंग इज द बेस्ट बुक टू बी अ मास्टर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। चैप्टर नंबर 1, विज्ञापनों से लेकर भाषण तक, भाषण से लेकर शासन तक, मोहल्ले की खिड़की और अदालत से ऑफिस के प्रशासन तक हमें रोज आर्ग्यूमेंट यानी बहस करने के नए नए रूप देखने को मिलते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि आर्ग्यूमेंट हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और आज के ज़माने में भी वाक्पटुता हमारे सोच के हिसाब से ढल रही है और अब हम इस बात को नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत आम धारणा लोगों के बीच में बनी हुई है कि बहस हमें एक लड़ाई की ओर ले जाती है और इस लड़ाई के डर से ही लोग उस आर्ग्यूमेंट से होने वाले अच्छे परिणाम को ही छोड़ देते हैं, जबकि आर्ग्यू करने का मुख्य लक्ष्य होता है एक रिजल्ट यानी कंक्लूजन तक पहुंचना, जिस बात पर सबकी और आपके अपोनेंट की भी सहमति हो। तो ये बात तो साफ है कि आर्ग्यूमेंट करने का मुख्य लक्ष्य होता है लोगों का दिल जीतना। लेकिन ये बात भी साफ है, अगर आप खुद को जिताने के लिए आर्ग्यू करेंगे तो गर्मा गर्मी होना लाजमी है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर जॉन गॉटमैन की स्टडी ने इस बात को पूरी तरह से साबित किया है। एक थेरेपी के दौरान उन्होंने कपल्स को ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया कि शादीशुदा कपल्स के बीच में भी उतनी ही बहस होती है जितनी अनमैरिड कपल्स के बीच में होती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस भी नोटिस किया। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर शादीशुदा कपल्स एक समय के बाद उनके बीच हुई बहस को सुलझा लेते हैं और वहीं अनमैरिड कपल्स ज़्यादातर उस बहस की वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं। आसान शब्दों में कहे तो शादीशुदा कपल्स ने जो किया उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि वो आर्ग्यू करने के बाद एक रिजल्ट तक पहुंच गए। पर जो अनमैरिड कपल ने किया उसे लड़ाई कहते हैं, क्योंकि किसी भी बात पर सहमत होने की जगह उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। यानी कि बहस को जीतने के लिए लड़ाई करना, एग्रेसिव होना या किसी भी सहमति तक नहीं पहुंचना आर्ग्यू करने का सही तरीका नहीं है। तो बहस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के अनुसार बहस करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है सिडक्शन। सिडक्शन यानी कि लालच, मतलब अपनी ऑडियंस को लालच देना कि उन्हें भी वही चाहिए जो आपको चाहिए। ये बहस जीतने का
सबसे आसान तरीका है। इसलिए छोटे या बड़े रोजमर्रा के आर्ग्यू से बचने के लिए आप अपने साथी या दोस्त को भी यही समझाएं कि आप उनका भला चाहते हैं, जिससे आप आर्ग्यू करने के फायदे यानी एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, बहस तभी करना चाहिए जब आपको पता हो कि आपको किस कंक्लूजन तक पहुंचना है। बहस करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप सामने वाले को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दें। पर बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बहस करते हैं। पर जरा सोचिए, ऐसे बहस पर समय बर्बाद करने का क्या फायदा, जब सामने वाला आपकी किसी भी बात पर अग्री ही नहीं हुआ। अब आपके मन में शायद ये सवाल आए कि इस बात से कैसे दूरी बनाई जा सकती है। तो इसके लिए पहली और महत्वपूर्ण चीज है, सिर्फ बहस करने के लिए बहस ना करें। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपको आपके कोलीग को किसी काम के लिए कन्विंस करना है, तो इस केस में आपका लक्ष्य है अपने कोलीग से वो काम कराना। पर अगर आप घंटों बहस करने के बाद भी अपने कोलीग से वो काम नहीं करा पाए, तो आपका आर्ग्यू करने का क्या फायदा हुआ। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बहस में उस व्यक्ति की ही जीत हो जो सामने वाले को चुप करा दे। आर्ग्यू में जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो उस चीज को हासिल कर लेता है जिसके लिए वो बहस शुरू हुई थी। एक और उदाहरण से इस बात को ठीक से समझते हैं। मान लीजिए आप लो स्पीड जोन में, जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस जगह पर आप 51 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कार चला रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब ज्यादातर लोगों का रिएक्शन यही होगा कि वो पुलिस वाले से बहस में उलझ जाएंगे कि सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ही तो एक्स्ट्रा थी, जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस का गुस्सा और बढ़ सकता है। पर एक समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वो पुलिस ऑफिसर से अपनी गलती की माफी मांग लेगा और सामने वाले के मन को जीत लेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो पुलिस वाला उसे वार्निंग देकर छोड़ देगा, क्योंकि पुलिस वाले को लगेगा कि उसने उसकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट की। तो देखा आपने, एक समझदार व्यक्ति सही जगह पर चुप रहकर भी सामने वाले से अपनी बात मनवा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने दिमाग में एक लक्ष्य निर्धारित रखें। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें। अगर आपका विपक्षी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। याद रखें कि आपका मकसद अपनी बात मनवाना है, उसे नीचा दिखाना नहीं। क्या आपको 2004 में अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जॉन केरी और जॉर्ज वॉशिंगटन के बीच की डिबेट याद है? पोल्स का मानना था कि जॉन केरी ने अपने लॉजिक की मदद से वो डिबेट जीत ली है, लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो पता चला कि जॉर्ज वॉशिंगटन वो चुनाव जीत चुके हैं। यानी जॉर्ज वॉशिंगटन के दिमाग में उनका लक्ष्य तय था कि उन्हें चुनाव जीतना है, और वहीं जॉन केरी का पूरा फोकस जॉर्ज को नीचा दिखाने में ही चला गया। किसी भी बहस का कारण एक टॉपिक होता है, यानी पूरी बहस उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उस टॉपिक के मुख्य मुद्दों का पता लगाकर ही एक सही परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहस करने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग मुद्दों पर अपनी अपनी राय रख रहे होते हैं। तो इसलिए ही बहस को जीतने से पहले हमें बहस होने के कारण जानने होंगे। एरिस्टोटल का कहना है कि किसी भी बहस के होने के लिए 3 कारण होते हैं, जिन्हें हम आज डीपली समझेंगे। फर्स्ट वन इज एलिगेशंस, सेकंड वन इज वैल्यू, थर्ड वन इज चॉइस। अगर हम बात करें एलिगेशंस यानी आरोप की, तो बहस की शुरुआत
इसी आरोप से होती है। जैसे आपको अगर आपके दोस्त के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति ने कुछ बातें बोली जो शायद कुछ हद तक आपके दोस्त के कैरेक्टर से मैच करती है, तो आप क्या करेंगे? गर्मा गर्मी में सीधा उस तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने दोस्त पर सीधा इल्जाम लगा देंगे। इससे आप एक लड़ाई तक तो पहुंच सकते हैं, हेल्दी आर्ग्यूमेंट तक नहीं। दूसरा कारण है वैल्यूज। वैल्यूज यानी आदर्श। यदि आप किसी के बनाए गए आदर्शों पर सवाल उठाएंगे तो ये बात तय है कि बहस शुरू हो सकती है। जैसे आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बोलें, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, मेरे हिसाब से कोई गॉड नहीं होते। और वहीं अगर सामने वाले व्यक्ति की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा हो तो इस बात पर आप दोनों में बहस छिड़ सकती है, क्योंकि कई बार एक ही चीज को लेकर लोगों के अलग अलग आदर्श होते हैं। तीसरा है चॉइस। चॉइस यानी कि विकल्प। जब आप किसी व्यक्ति को विकल्प देते हैं तो हो सकता है इससे भी बहस की शुरुआत हो जाए। जैसे कि आप किसी को बोले कि या तो मेरी बात मानो या फिर आप जा सकते हो। अब लेकिन जरा ये भी सोचिए कि बहस के कारण जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आपको बहस का कारण ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी उसे एक हेल्दी बहस तक नहीं ले जा पाएंगे। एक उदाहरण लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पति पत्नी अपने घर में साथ में ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और पत्नी का मन एक बुक पढ़ने का हो रहा है और वहीं उसके हस्बैंड का मन है मैच देखने का। अब जाहिर है ये दोनों काम एक जगह पर साथ तो हो नहीं सकते। वॉल्यूम से पढ़ने में डिस्टरबेंस होगी और बिना वॉल्यूम के मैच देखने का क्या मजा। अब अगर पत्नी अपने पति के ऊपर गुस्सा करने लगे और कह दे कि ये सब तुम जान कर करते हो, तुम्हें मजा आता है ना मुझे परेशान करने में, तो ये एक सीधा आरोप है जिससे बहस हो सकती है। और अगर पत्नी ये कह दे तुम्हें क्रिकेट के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो ये बात वैल्यूज पर आ जाएगी। और इससे भी ज्यादा पत्नी अगर ये कह दे कि मैच के अलावा कुछ भी देख लो, मुझे तो मैच बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये बात सीधा चॉइस पर आ जाएगी। और इसके बाद ये बिल्कुल हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट शांति और मैच से बिल्कुल परे जाकर कहीं और ही पहुंच जाए। इसलिए बहस के ये तीनों कारण को जानने के बाद अगर अब आप इस बात पर फोकस करेंगे कि बहस के दौरान कौन सी चीजें हैं जो उपयोगी हो सकती हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट को एक रिजल्ट तक लाया जा सकता है। कॉमन सेंस से बात करने से भी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स एक मुद्दे तक पहुंच सकती हैं। चैप्टर नंबर 3, आर्ग्यू करना एक कला है। पहले इस बात को स्वीकारें और अब अपनी ऑडियंस के इमोशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और लॉजिक का यूज करें। किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए क्या आपको एरिस्टोटल के 3 टूल्स के बारे में पता है? पहला इंपॉर्टेंट टूल है लोगोस यानी कि लॉजिक, जिसमें बहस के दौरान आए लॉजिक और एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है पैथोस यानी कि बहस के दौरान इमोशंस का इस्तेमाल करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है एथोस यानी कि एक कैरेक्टर का इस्तेमाल करके किसी भी आर्ग्यूमेंट को अंजाम देना। आइए अब समझते हैं ये 3 टूल्स किस प्रकार काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टूल यानी कि लोगोस की। इस टूल का इस्तेमाल करके सबसे पहले आप एक अच्छा लॉजिक या एविडेंस देकर अपने विपक्षी को किसी एक बात पर अग्री करते हैं और फिर मौका देखकर ऐसा रिप्लाई करते हैं जिसका सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं।
बस फर्क इतना है कि आपको विराट कोहली पसंद है और आपके दोस्त को सचिन तेंदुलकर। इन दोनों में कौन बेहतर है, इस बात को लेकर एक बहस शुरू हो सकती है, क्योंकि आपके दोस्त का मानना है कि सचिन तेंदुलकर ने इंडिया को बहुत से मैच जितवाए हैं और वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अब आप इस बहस से एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अपने दोस्त की इस बात पर अग्री कर सकते हैं कि हाँ, सचिन एक बहुत उम्दा खिलाड़ी है। अब आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसकी बात को मान गए हैं, पर तभी आप अपने दोस्त के सामने एक सवाल रखिए कि सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद इंडिया को एक ऐसे ही उम्दा प्लेयर की बहुत ज़रूरत होगी और ये कमी पूरा करने के सारे गुण विराट कोहली में मौजूद हैं। अब शायद आपके दोस्त के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं होगा, तो लोगोस की मदद से अपने अपने दोस्तों से बिना डिसएग्री किए ही एक लॉजिक देखकर उनसे अपनी बात मनवा लीजिए। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के दूसरे टूल, जो कि है पैथोस। पैथोस का ग्रीक में मतलब है सिंपैथी। इस टूल के जरिए आप अपनी ऑडियंस के इमोशन के साथ तालमेल बिठाकर ऑडियंस की फीलिंग से अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी एक क्लासिक बहस तभी होती है जब आप सामने वाले की फीलिंग बदलने में कामयाब रहे। फिर से क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी और आपके दोस्त की टीम के बीच में मैच हुआ है और आपके दोस्त की टीम हार गई। अब आपका काम है अपने दोस्त और उसकी टीम को चीयर अप करना और उसकी फीलिंग को पूरी तरह से बदल देना, क्योंकि एक हार के बाद नॉर्मल है कि आपका दोस्त और टीम लो फील कर रहे होंगे। अब अगर आप पैथोस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप दिलासा देने की जगह अपने दोस्त को चीयर अप करेंगे और उसे समझाएंगे कि हार और जीत दोनों एक खेल का पार्ट है और दोनों का ही अपना मजा है। एक हार के बाद अगली जीत और शानदार लगती है। इससे आपके दोस्त को और पूरी टीम को यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। एरिस्टोटल के दो टूल्स अब आप बखूबी जान चुके हैं, तो आइए बात करते हैं तीसरी टूल एथोस की। किसी भी बहस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कौन हैं, ना कि आप क्या कह रहे हैं। आपको याद है वो समय जब अब्राहम लिंकन अमेरिका की स्लेवरी यानी गुलामी खत्म करने की लड़ाई कर रहे थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लिंकन के आइडियाज से ज्यादा इफेक्टिव उनकी खुद की पर्सनालिटी थी, जिसकी वजह से वे लड़ाई जीतने में सफल रहे। और तीसरा टूल एथोस भी यही कहता है कि अपने कैरेक्टर से अपनी ऑडियंस के दिल को जीतने का प्रयास करें। और एरिस्टोटल खुद भी अपने तीसरे टूल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एथोस को पूरी तरह समझने के लिए उसके ओरिजिन को जानना जरूरी है। एथोस का पेरेंट शब्द है एथिक्स, यानी हैबिटेट। और साधारण शब्दों में समझे तो हैबिटेट का मतलब होता है वातावरण जिसमें एक व्यक्ति रहता है। एक एथिकल इंसान होने का मतलब है अपनी ऑडियंस के वैल्यूज को शेयर करना, उनके मैनर और टोन को समझना। जिस प्रकार पजल में एक हिस्सा जुड़ जाने से पजल सॉल्व हो जाती है, वैसे ही आप उस हिस्से की तरह अपनी ऑडियंस से जुड़ जाएं। ऐसे में आप बहस को एक अलग ही रूप दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने विपक्षी से कहें कि उनसे इस बात को जीतने के लिए आप अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जा सकते। आप अपनी ऑडियंस को ये बताइए कि आपके एथिक्स आपके लिए आपकी जीत से भी बड़े हैं। या आप किसी ऐसे आइडियल व्यक्ति का एग्जाम्पल दीजिए जो आपकी ऑडियंस का भी आइडियल हो। तो ऐसे में आपके ऑडियंस का पूरा ध्यान आपकी तरफ ही आकर्षित होगा। एक सही आइडियल का एग्जाम्पल देने के लिए भी
आपको अपनी ऑडियंस के वैल्यूज को जानना बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपकी बेटी एक रूम में हैं। आप काफी थक कर बाहर से आए हैं और आपको शांति चाहिए, और वहीं आपकी बेटी दिन भर पढ़कर थकने के बाद तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। ऐसे में अगर आप अपनी बेटी को डांट कर उसे म्यूजिक बंद करने को कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि टीनेजर्स को सबसे प्यारी होती है उनकी आज़ादी, यानी कि आपकी डॉटर की वैल्यू है फ्रीडम। ऐसे में आप एथोस टूल से अपने कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि बेटा, या तो आप आवाज़ कम कर लो या हेडफोन्स यूज़ कर लो, जिससे वो आपकी बात मान जाएंगे। और याद रखें, एथोस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपका एक एथिकल इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अपने विपक्षी की कमियों को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं कि आपको भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपको बच्चे बोल सकते हैं, ये तो मेरे सभी दोस्तों के पास है और मुझे भी ये लेना ही होगा। ऐसे में ज्यादातर पेरेंट्स एक घटिया लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। सब बच्चे कुएं में कूद रहे हैं, तुम भी कूद जाओगे क्या? जिससे आपका बच्चा जाहिर है आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नेगेटिव बातों का उत्तर पॉजिटिव आंसर के साथ दें, और एक आर्गुमेंट को जीतने के लिए अपने विपक्ष की हर नेगेटिव थॉट्स का इस्तेमाल पॉजिटिवली करें। ये काम सबसे अच्छा, इसीलिए ही तो वो लोग 139 करोड़ के इस आबादी पर राज करते हैं। जैसे अगर कोई विपक्षी आपको कुत्ता बोल रहा है तो पॉलिटिशियंस बदले में कह सकते हैं, अगर अपने देश के लिए वफादार होना कुत्ता है तो हाँ, हूं मैं कुत्ता। इससे आपकी ऑडियंस का सारा ध्यान और सिंपैथी आप आसानी से गेन कर लेंगे। ऐसे ही घर, ऑफिस या अदालत की लड़ाई में आप एक अच्छे पॉजिटिव जवाब से हेल्दी आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। इन शॉर्ट, आर्ग्यू करने की कला आपके बहुत काम की चीज है। अब आ जाते हैं आज की बुक समरी पर, जो कि एक आर्ग्यूमेंट जीतने जितना ही इम्पोर्टेंट है। आज हमने सीखा कि कभी-कभी आर्ग्यू करने से भागने के नुकसान आर्ग्यू करने से ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, और एक सही आर्ग्यूमेंट कैसे आपको एक अच्छा रिटोरिक आर्टिस्ट बना सकता है। साथ ही अब आप लोगों के दिल को जीत कर भी आर्ग्यूमेंट्स जीत सकते हैं। So next time when you find yourself getting into quarreling, do remember this beautiful book summary of Thanks for Arguing. अगर आपके ऑफिस में हेल्दी आर्ग्यूमेंट की कमी के चलते सिचुएशंस ऑफिस पॉलिटिक्स, डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, then pick up your phone and call Success Kingdom. Our organic and interactive workshops will help you build a culture of healthy argument at your workplace. ऐसे ही मज़ेदार नॉलेजेबल जर्नी में हमारे साथ और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें। सक्सेस किंगडम की पूरी टीम को आप सभी पर गर्व है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय खुद को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट किया। See you in the next book summary. Till then, keep listening, keep smiling and stay healthy.